का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। राम भजो जी राम भजो, अजी राम भजो जी राम भजो जी। शिव की महिमा बड़ी है न्यारी, भोले की महिमा है न्यारी। सुनो ध्यान तय सब नर नारी, शिव के ब्याह की कथा सुनाए, अजी शिव के ब्याह की कथा सुनाए। सुन लो भक्तों ध्यान लगाए, अगर बम बम बगर बम बम बगर बम 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 लहरी, अगर बम बम बगर बम बम बगर बम 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 लहरी, अगर बम बम बगर बम बम बगर बम 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 लहरी, अगर बम बम बगर बम बम बगर बम 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 लहरी। उधर हिमाचल में गोरा के, उधर हिमाचल में गोरा के ब्याह की चिट्ठी तैयार करी जी, ब्याह की चिट्ठी तैयार करी जी। नारद जी को बुला सभा में जी, नारद जी को बुला सभा में। चिट्ठी उनके हाथ धरी जी, चिट्ठी उनके हाथ धरी। नारद जी ने लाकर चिट्ठी, नारद जी ने लाकर चिट्ठी ब्रह्मा जी को पहुंचाई जी, ब्रह्मा जी को पहुंचाई जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम बम बगर बम बम बगर बम 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 लहरी, अगर बम बम बगर बम बम बगर बम 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 लहरी, अगर बम बम बगर बम बम बगर बम 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 लहरी। हेलो 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 हेलो। सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो जी, और हर ग्रुप में शेयर कर दो, अपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लो जल्दी। शेयर नहीं करते तुम, कितनी गंदी गंदी बातें हैं पता है। जल्दी शेयर किया करो उसको। नारद जी ने लाकर चिट्ठी ब्रह्मा जी को पहुंचाई जी, ब्रह्मा जी ने लाकर चिट्ठी ब्रह्मा जी को पकड़ाई थी। सब देवों को सुनवाई जी, सब देवों को सुनवाई जी। सभी देवता खुशी मनाते, सभी देवता खुशी मनाते। करण लगे अपनी तैयारी वो करण लगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? तीन लोक में डंका बाजा, बरात चढ़े हमारे शिव बाबा, बरात चढ़े हमारे शिव बाबा। खुशी हुई है सबके मन में खुशी। सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो जल्दी। बकड़ बम बम बकड़ बम बम बम, बकड़ बम बम बकड़ बम 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 लहरी। विष्णु लक्ष्मी दोनों आए, विष्णु लक्ष्मी दोनों आए। करके अपनी सब तैयारी जी, करके अपनी सब तैयारी। अजी ब्रह्मा जी भी हंस के ऊपर, ब्रह्मा जी भी हंस के ऊपर आए करके असवारी। अजी आए करके असवारी जी। राजा इंद्र बने बराती, राजा इंद्र बने बराती। ऐरावत पर चढ़ कर आए जी, ऐरावत पर चढ़ कर आए। बकड़ बम 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 लहरी। गाबा मैम के दरबार में प्रणाम है, प्रणाम प्रणाम सोनाली प्रणाम। हर हर महादेव। भैंसे पर यमराज चले भाई, भैंसे पर यमराज चले भाई। यम के दूत सभी आए जी, यम के दूत सभी आए जी। मिलजुल के सब खुशी मनाते, मिलजुल के सब खुशी। हर हर महादेव। क्या हाल चाल है मेरे यारों? ओ मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे बैंगनी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? हंस के दिखा दो, हंस दो, हंस दो, थोड़ा सा हंस दो, चेहरे पे स्माइल लेके आओ ऐसे। हाँ, कुछ नहीं पता जिंदगी का। बच्चे गए तुम्हारी जिंदगी का नहीं पता, हमारी जिंदगी का पता है। हमने 110 साल जीना है। अच्छा चलो, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग हर्षा, गुड इवनिंग प्रिया पाल, गुड इवनिंग फ्यूचर। ओ माय गॉड,
गुड इवनिंग मयंक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हर्षा, गुड इवनिंग दिया, गुड इवनिंग मुस्कान। क्या हालचाल हैं आप सभी के? सर डीटी कब तक हो जाएगा? इबी स्टार्ट तो हुआ ना, कब तक हो जाएगा? कब तक जीएसटी करावेगा गब्बे? कब मैराथन लेवेगा? कब हमारे पेपर आवेंगे? कब हम क्लियर करेंगे? फ्यूचर में नहीं रहते, प्रेजेंट में रहते हैं, ठीक है ना। अम्मी जान कहा करती थी कि चैप्टर 1 आज खत्म करना है, चैप्टर 1 के आगे का नहीं सोचना और चैप्टर 1 से पहले का नहीं सोचना, ठीक है। कब खत्म होगा, कब खत्म नहीं होगा, जब शुरू हो गया तो खत्म भी हो जाएगा मेरे भाई, टेंशन ना लिया कर, ठीक है। गाबा सर का दरबार है यो, इस दरबार में टेंशन नहीं लेनी चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। कब खत्म होगा? डीटी हो जाएगा, डीटी खत्म, कोई दिक्कत थोड़ा है, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों। अब चैप्टर 1 हमने यहां पे अपना स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर 1 के आई थिंक हमने कल रिबेट वाला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया था ना। कल हमने रिबेट वाला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया था। सरचार्ज वाला पॉइंट आज हमें डिस्कस करना है, एमआर वाला पॉइंट भी आज हमें डिस्कस करना है, उसके बाद नॉर्मल स्कीम भी आज हमें डिस्कस करनी है। और अगर टाइम बचा तो कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के जो टैक्स रेट है उसको भी आज हम डिस्कस करके चैप्टर नंबर 1 ऑलमोस्ट हम पैक करेंगे। अच्छा, फिर हम कल क्या करेंगे? कल हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान रखना, कल की पूरी क्लास चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन तो हम वैसे साथ साथ में भी कर रहे हैं, बट कल की क्लास जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। रीजन, क्योंकि कल जो मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, तुम्हें लग रहा है तुम्हें चैप्टर 1 समझ में आ गया, बट कल की क्लास में तुम्हें रियलिटी फील होगी कि तुम्हें चैप्टर 1 कितना समझ में आया, ठीक है ना। तो कल की पूरी क्लास जो डिवोटेड होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर होगी और कल फाइनली हम चैप्टर 1 को लॉक कर देंगे, ताकि चैप्टर 1 में से अगर कोई कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम में आता है तो एग्जाम में हम गलती नहीं करके आएंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। और मैं दोबारा बोलूं, बिना क्वेश्चन के प्रोविजन करने का फायदा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम क्वेश्चन वाली क्लास अटेंड नहीं करोगे, इट मींस तुम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो फेल होने की। बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। एक बार कुशाल का डाउट है, सर रिबेट इनकम मोर देन 7 लाख, रिबेट मैक्सिमम 25,000 होगी, ऐसा कोई लिमिट नहीं है जी। 25,000 रुपए की रिबेट की लिमिट 7 लाख तक है। अगर इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि रिबेट 25,000 तक की मिलेगी। अगर इनकम 7 लाख से ऊपर है तो कॉन्सेप्ट ये है कि जितना भी टैक्स तुम्हारा इनकम से ज्यादा होगा उतने की रिबेट मिलेगी। तो वहां पे कोई लिमिट नहीं है। जो लिमिट हम 25,000 की पढ़ रहे हैं वो 7 लाख तक की इनकम पर पढ़ रहे हैं। अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख से ज्यादा है उस केस में कोई फिक्स लिमिट नहीं है। बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है जी। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो जी। हेलो भाई साहब, इधर सुनो ध्यान से। अब एक बार चेक करो, पहले मेरे को ये बताओ, जो मैंने कल घर से आपको ये वाले क्वेश्चन दिए थे, क्या ये सारे क्वेश्चन आपसे हो गए? हाँ या ना बोल दो। क्या ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे हो चुके हैं? हाँ या ना? सारे बच्चे बोल दो। अगर हो गए हैं तो लाइक का बटन, थम्स अप का बटन, लाइक वाला बटन दबा दो। और अगर नहीं हुए हैं तो बताओ इन क्वेश्चन में क्या डाउट है जी। जल्दी बोलो, क्या ये क्वेश्चन हो चुके हैं? क्या ये सारे के सारे क्वेश्चन तुमसे हो गए? इजी थे, बिल्कुल सिंपल सिंपल थे। आई थिंक इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। तो मतलब रिबेट वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है ना। आई थिंक रिबेट वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया कि अगर इनकम 7 लाख रुपए तक है तो भी हमें रिबेट मिलेगी, अगर इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो भी हमें रिबेट मिलेगी, बट अगर इनकम 7 लाख से ऊपर है तो रिबेट तब मिलेगी अगर हमारा टैक्स हमारी इनकम से ज्यादा होगा। अगर हमारा इनकम टैक्स से ज्यादा होगी उस केस में रिबेट नहीं मिलेगी। जैसे आप में से ना एक बच्चे का मैंने अभी चैट पढ़ा है, एक बच्चे का डाउट ये था कि सर ना ये वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा कि लास्ट वाले केस में रिबेट आपने क्यों नहीं दी, क्योंकि लास्ट वाले केस में तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर आपकी इनकम जो है वो 7 लाख से ज्यादा है। अब अगर इनकम 7 लाख से ऊपर है तो भी हमें रिबेट नहीं मिल रही। उसका रीजन है क्योंकि जो लास्ट वाला केस है उसमें जो तुम्हारी इनकम है वो ज्यादा है, जो तुम्हारा टैक्स है वो तुम्हारा कम है। आपको मैंने क्या कहा था? रिबेट तब मिलेगी अगर तुम्हारा टैक्स तुम्हारी इनकम से ज्यादा होगा। आप अगर चेक करोगे इन सारे के सारे केसेस में ना, ये जो आपके पहले केस निकल के आ रहे हैं, इन चारों केसेस में तुम्हारा टैक्स ज्यादा है, इनकम कम है, तभी इन चारों केस में तुम्हें रिबेट मिल रही है। बट अगर लास्ट वाले केस की बात करूंगा तो लास्ट वाले केस में क्या इनकम ज्यादा है, टैक्स कम है, उस केस में रिबेट नहीं मिल रही। तो रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि अगर इनकम 7 लाख से ज्यादा होगी तो हमेशा रिबेट मिलेगी। अगर इनकम 7 लाख से ऊपर है वो रिबेट तब मिलेगी अगर तुम्हारा टैक्स तुम्हारी इनकम से भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, उस केस में रिबेट मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो, इस केस में ऐसा नहीं है, इसलिए यहां पे रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगी। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है?
पक्का पक्का। चलो अब इसको मैं लॉक करने जा रहा हूं जी, अब इसको मैं लॉक करने जा रहा हूं। अब इसको हम पैक कर देते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने यहां पे खत्म कर दिए। अब यहां पे इस पॉइंट से पहले ना, फिर हमने लास्ट क्लास में आपको मैंने कहा था, एक तो हमारा पॉइंट होता है सरचार्ज का, एक पॉइंट हमारा यहां पे सरचार्ज का है, एक पॉइंट हमारा मार्जिनल रिलीफ का है, और एक पॉइंट हमारा रिबेट का है। तो रिबेट वाला पॉइंट तो हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज वाली क्लास जो हमारी डिवोटेड है, वो डिवोटेड है सरचार्ज और एमआर के ऊपर। ये दोनों पॉइंट हमें देखने हैं और ये दोनों पॉइंट हमें समझने हैं। अब अगर मैं सर सरचार्ज की बात करूंगा तो सारे बच्चे एक बात मेरे को बताना, सरचार्ज, सरचार्ज का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा चार्ज। एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब है कि जो अमीरों पर लगेगा, जो गरीबों पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब अमीरों का मतलब क्या कि अमीर कौन? जैसे आपको मैंने कल वाली क्लास में कहा था कि गरीब कौन, तो गवर्नमेंट कहते हैं गरीब वो जिसकी इनकम 7 लाख रुपए तक है। इट मीन अगर कोई रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, इनकम 7 लाख रुपए तक है, तो वो बंदा गरीब है, उसको हम रिबेट देंगे। पर क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि अमीरों वाली कैटेगरी में कौन कवर होगा? तो क्या तुम अमीरों वाली कैटेगरी में कवर हो? क्या मैं अमीरों वाली कैटेगरी में कवर हूं? तो गवर्नमेंट कहती है वो डिपेंड करता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है तो उसको कोई भी सरचार्ज पे नहीं करना। जितना भी टैक्स आएगा उसका 4% सेस पे करना है, फाइनल आंसर पे करना है, काम खत्म। बट अगर तुम्हारी इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ तक है, तो जितना भी उसका टैक्स आएगा उसका 10% उसको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। फिर अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक है, तो 15% सरचार्ज लगेगा। और अगर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है और प्रभु इच्छा तक है, तो 25% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। यह सरचार्ज रेट आपके यहां पे एप्लीकेबल है। अब एक बच्चा ये बात कहता है, सर एक बात मेरे को बताओ, हमने वो 37% वाला जो सरचार्ज पड़ा था, वो 37% वाला सरचार्ज क्या वो डिलीट हो चुका है? वो 37% वाला सरचार्ज वो नॉर्मल स्कीम के अंदर था, वो डिफॉल्ट स्कीम के अंदर नहीं था। मतलब डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर तुम्हारी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, जितनी मर्जी है, हाईएस्ट मैक्सिमम जो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा वो 25% होगा। 37% वाला सरचार्ज यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, वो नॉर्मल रिजीम वाले केस में, वो डिफॉल्ट रिजीम वाले केस में नहीं है। अच्छा एक बात मैं और बताओ, अब जो ये सरचार्ज के रेट तुमने पढ़े हैं, 10% हो गया, 15% हो गया, 25% हो गया, तो क्या ये सरचार्ज इनकम का लगेगा या सरचार्ज टैक्स का लगेगा? सारे बच्चे मुझे बताओ जी। शिप्रा, वंश, सचिन, हर्ष, मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे। क्या ये सरचार्ज जो एप्लीकेबल होगा, क्या ये इनकम का एप्लीकेबल होगा या टैक्स का एप्लीकेबल होगा? तो ऑब्वियस सी बात है टैक्स का एप्लीकेबल होगा। मतलब सबसे पहले तुम्हें टैक्स निकालना है, उस टैक्स पर ये रेट एप्लीकेबल करने, इनकम पर ये रेट एप्लीकेबल नहीं करने। जो रेट एप्लीकेबल होंगे वो टैक्स पे एप्लीकेबल होंगे, वो इनकम पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब प्रॉब्लम क्या निकल के आती है? प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, बट गवर्नमेंट ये बात कहती है कि ऐसा नहीं है कि अगर तू सरचार्ज एप्लीकेबल करेगा, सेस एप्लीकेबल करेगा तो आंसर परफेक्ट आएगा। इसमें कॉन्सेप्ट और आएगा, उस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं एमआर का। अब ये एमआर का मतलब क्या है? मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या है? एक बार वो समझते हैं। बट पहली बात ये समझना कि एमआर वाला कॉन्सेप्ट वहीं पे लगेगा जहां पे सरचार्ज होगा। इट मींस अगर किसी क्वेश्चन में सरचार्ज नहीं है, अगर किसी टैक्स में सरचार्ज नहीं है, तो वहां पर एमआर वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है। मतलब मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कनेक्टेड जो है ना, वो सरचार्ज से कनेक्टेड है। इट मींस अगर किसी क्वेश्चन में सरचार्ज नहीं है तो वहां पर एमआर की भी बात नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। अब ये एमआर वाला कॉन्सेप्ट है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं कि एमआर वाला कॉन्सेप्ट है क्या। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से एक सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, मान लो एक पर्सन है, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। एक पर्सन है, उस पर्सन की इनकम जो है ना, मान लेते हैं उस पर्सन की इनकम 50,50,000 पे उस पर्सन की इनकम है। अब उस पर्सन की इनकम कितनी है? 50,50,000 पे इनकम है। और मान लो इस पर्सन ने डिफॉल्ट स्कीम ली है। इस पर्सन ने मान लो डिफॉल्ट स्कीम ली है और इस पर्सन की इनकम जो है वो 50,50,000 पे की इनकम निकल के आ रही है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन, अगर इनकम 50,50,000 पे है तो सबसे पहला काम क्या है? इस इनकम पे टैक्स निकालना। सबसे पहला काम यह है कि इस इनकम पे मैं क्या निकालूंगा? टैक्स निकालूंगा। तो अगर मेरी इनकम 50,50,000 पे है तो इस पे टैक्स कितना आएगा? तो 15 लाख से ज्यादा है 35,50,000। तो 35,50,000 रुपए का 30% और 15 लाख तक टैक्स कितना बनेगा? 1,40,000। तो यहां पे टैक्स बनेगा 12,05,000 रुपए का शायद मेरा टैक्स बनेगा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। एक बार मैं दोबारा निकाल लेता हूं। 50,50,000 रुपए माइनस में 15 लाख, उसका 30% प्लस में 1,40,000, तो 12,05,000 रुपए।
यही टैक्स बनेगा ना। तो मेरा टैक्स जो बनेगा वो टैक्स बनेगा 12,05,000 रुपए का मेरा टैक्स बनेगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इट मीन अगर मेरी इनकम 50,50,000 रुपए की है तो 12,50,000 रुपए मेरा 12,05,000 रुपए टैक्स बन गया। अच्छा, क्या इस इनकम पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इनकम 50 लाख से ऊपर है। तो इनकम 50 लाख से ऊपर है, उस केस में 10% यहां पे सरचार्ज भी लगेगा। तो सरचार्ज यहां पे लगेगा 10%। तो 1,20,500 रुपए का यहां पे सरचार्ज भी है। तो अगर यहां पे 1,20,500 रुपए का सरचार्ज है तो 12,05,000 प्लस में 10%, तो टोटल हो गया यहां पे 13,25,500 रुपए का यहां पे टैक्स प्लस में सरचार्ज आ गया। अब यहां पे टैक्स कितना आ गया? टैक्स प्लस में सर कितना आ गया? 13,25,500। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कुछ ना कहूं, अब तुम क्या करोगे? इसमें 4% सेस एप्लीकेबल करोगे, राउंड ऑफ करोगे, फाइनल टैक्स बता दोगे। पर अब गवर्नमेंट कह रही है तुम्हें ऐसा नहीं करना। अब गवर्नमेंट कह रही है तुम्हें ऐसा नहीं करना। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर तुम्हारी इनकम 50,50,000 रुपए है, टैक्स कितना बनेगा? इतना। तुम्हारी इनकम 50 लाख से ऊपर है, 10% सरचार्ज, इतना। तुम्हारा टैक्स बन गया 13,25,500। अब गवर्नमेंट कह रही यहां पे रह के तुम कंपेयर करो कि अगर तुम्हारी इनकम एग्जैक्ट 50 लाख रुपए होती तो क्या होता। अच्छा, अगर इस पर्सन की इनकम 50 लाख रुपए होती तो टैक्स कितना आता? तो अगर इनकम 50 लाख रुपए है तो 35 लाख रुपए का 30% बनता, प्लस में आपका इसका 1,40,000 बनता, तो 11,90,000 रुपए का टैक्स यहां पे निकल के आता अगर इसकी इनकम जो है 50 लाख रुपए। अच्छा, क्या इनकम 50 लाख रुपए है तो क्या यहां पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इस केस में सरचार्ज यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 50 लाख रुपए की इनकम के ऊपर सरचार्ज नहीं है। फिर यहां पे टैक्स कितना बनेगा? यहां पे टैक्स बनेगा 11,90,000 पे, इतना टैक्स बनेगा। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना। मेरी इनकम 50 लाख रुपए है तो टैक्स बन रहा है 11,90,000। मेरी इनकम 50,50,000 रुपए है, टैक्स बन रहा है 13,25,500। मेरे को सारे बच्चे बता दो, क्या यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? पहले मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर दो, क्या यहां तक कोई भी डाउट तो नहीं है? हाँ या ना मुझे बताओ जी। अभी मैं एग्रीकल्चर इनकम की बात नहीं कर रहा। जो बच्चे एग्रीकल्चर इनकम के डाउट पूछ रहे हैं, जब एग्रीकल्चर इनकम वाला टॉपिक करेंगे तो एग्रीकल्चर इनकम में उसको समझेंगे। अभी इस पॉइंट को एक बार छोड़ दो। मेरे को इसमें बताओ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। 100 के 100% बच्चों को बात मेरी समझ में आती है। तो पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अगर मेरी इनकम 50 लाख रुपए, टैक्स आ रहा है इतना। अगर इनकम 50,50,000 रुपए, टैक्स आ रहा है इतना। अब एक बात मेरे को बताना, 50 लाख पे टैक्स आ रहा है इतना, 50,50,000 रुपए टैक्स आ रहा है इतना, तो मुझे अपनी जेब से एक्स्ट्रा जो टैक्स देना पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा मेरे को यहां पे टैक्स जो देना पड़ रहा है वो कितना देना पड़ रहा है? तो 13,25,500, तो वो देना पड़ रहा है 1,35,500 रुपए का टैक्स मेरा एक्स्ट्रा पड़ रहा है। और जबकि मैंने इनकम कितने से बढ़ाई है? तो इनकम मैंने बढ़ाई है 50,000 से। अब मेरे को सारे बच्चे बताना, इनकम मैंने बढ़ाई सिर्फ 50,000 से और टैक्स मेरा बढ़ गया 1,35,500 से। तो आपको नहीं लग रहा मेरे ऊपर हार्डशिप हो रही है? भाई एक बात मेरे को सोच के बताओ यार, कितनी गलत बात हो रही है। हेलो भाई साहब, ओए ओ हेलो, इधर देखो कितनी गलत बात हो रही है। मतलब कि अगर मैं 50,50,000 रुपए कमा रहा हूं तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा 13,25,500, और अगर वही 50 लाख कमा रहा हूं टैक्स बनेगा 11,90। तो टैक्स मेरा बन रहा है 1,35,500, जबकि इनकम बढ़ाई मैंने सिर्फ 50,000 से। तो बढ़िया है मैं 50 लाख ही कमा लेता। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये तो कितनी अच्छी बात है कि अगर मैं 50 लाख कमाता तो मैं ज्यादा फायदे में रहता, जबकि 50,50,000 रुपए कमाने पे मैं नुकसान में जा रहा हूं। तो फाइनली गवर्नमेंट ये बात कहती है, भाई जितना तेरा टैक्स बढ़ा, तेरी इनकम बढ़ी, तो 85,500 रुपए तेरे ऊपर हार्डशिप हो रही है, इतने का हम तुझे एमआर दे देंगे, मार्जिनल रिलीफ। अब क्या करेगा? इस 85,500 को इसमें से माइनस कर देगा। इसमें से माइनस करेगा तो बैलेंस यहां पर आपका बनेगा 12 लाख, आपका बनेगा 12,40,000। अब 12,40 में 4% अब जाके यहां पे सेस जोड़ देगा, तो 12,40 प्लस में 5%, तो 13,02,000 पे यहां पे आंसर निकल के आएगा फाइनल टैक्स जी। तो अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, आई थिंक 13,02,000 पे, गलत हो गया मुझसे कुछ? 12,40,000 रुपए का 4%, हाँ सॉरी, ये बन रहा है 12,89,600। ये फाइनल टैक्स निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो जी। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? तो सिंपल सिंपल सी बातें निकल के आ रही है। बस ध्यान रखना एमआर वाले क्वेश्चन में ये ध्यान देना, अगर इनकम, हेलो भाई साहब सारे बच्चे यहां पे ध्यान दे, अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है, सारे बच्चे मेरे पीछे बोलेंगे, तुम्हारी बात कर रहा हूं, इधर 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 तुम्हारी बात कर रहा हूं। अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है, कंपैरिजन करोगे 50 लाख से,
अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है कंपैरिजन करोगे 1 करोड़ से, अगर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है कंपैरिजन करोगे 2 करोड़ से। तो बस ये बात ध्यान देना कि कंपैरिजन करना किससे है, ये बहुत बड़ा मैटर है एमआर वाले क्वेश्चन के अंदर, बस ये बात ध्यान दो जी। क्या बात को मेरी समझ में आ रही है जी आपको? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं ताकि मुझे पता लगे कि तुम्हारे ये बातें पल्ले पड़ रही है नहीं पड़ रही हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मिस्टर वीजी हैं जी, ठीक है जी, मान लो मिस्टर वीजी हैं, मान लो मैं हूं मिस्टर वीजी हैं। मिस्टर वीजी इंडिया के रेजिडेंट हैं, इनकी एज जो है, एज भगवान झूठ ना बुलवाए 32 साल की एज है इनकी, एज इनकी 32 साल की है। मिस्टर वीजी हैं, रेजिडेंट है, एज इनकी 32 साल की है और इनकी टोटल इनकम जो है वो टोटल इनकम है 2 करोड़ 4 लाख रुपए की इनकी टोटल इनकम आ रही है और आपको इसका फाइनल टैक्स बताना है सेक्शन 115 बीएससी के बेस पे। मतलब इसने डिफॉल्ट स्कीम यूज की है जी, इसने डिफॉल्ट स्कीम यूज की है। अब बताओ मुझे क्या होगा जी? यस आकाश, यस बताओ जी। कार्तिक अभी वो बता रहा हूं मैं आपको, पूरे स्टेप्स बताऊंगा कि पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है, किस स्टेप्स में क्वेश्चन करने, अभी मैं वो डिस्कस करूंगा। एक बार पहले मुझे इसका आंसर निकाल के बताओ, ये बताओ जी। हाँ नहीं, ये मेरे को निकाल के बताओ, अगर इनकम 2 करोड़ 4 लाख रुपए है तो फाइनल टैक्स बताओ अगर इसने डिफॉल्ट स्कीम ली है। मैं अभी नॉर्मल स्कीम की बात नहीं कर रहा, डिफॉल्ट स्कीम की बात कर रहा हूं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो डिफॉल्ट स्कीम के बेस पे कर रहे हैं, वो नॉर्मल स्कीम के बेस पे क्वेश्चन नहीं कर रहे अभी जी। बताओ जी। टोनी कक्कड़ का आंसर आया है 3,19,000। टोनी कक्कड़, हमारी क्लास में नेहा कक्कड़ के भाई पधार चुके हैं, टोनी कक्कड़, तो टोनी कक्कड़ का आंसर है 3,19,000 रुपए। ओके, चुग्गू, चुग्गू द आंसर की है, चुग्गू आंसर बता। निशांक का आंसर भी 319 है, वाई, वाई का आंसर भी 319 है। शिवानी का आंसर 581 है, शिवानी का आंसर 581 आ रहा है जी। सोनाली का आंसर भी एमआर आ रहा है 3,19,000। बाकी सब बच्चे बताइए फटाफट से जी। 5,81,000 आ रहा है और शिवानी का आंसर आ रहा है 7,22,000, नहीं सॉरी 72,21,240 रुपए आंसर आ रहा है। खुशी का एमआर आ रहा है 3,19,000। चलो, स्टडी विद शाहिद का आंसर अलग अलग, मतलब अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कई बच्चों के सेम आंसर आ रहे हैं। पता नहीं आपने क्या कलाकारी की है नालायकों ने। इधर देखो ध्यान से नालायकों, अभी तुम्हें एमआर वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, अभी तुम बड़े बड़े चैप्टर करने की उम्मीद रख रहे हो। इधर देखो ध्यान से आपने किया कैसे है। पहले एक बात मेरे को बताओ, इनकम कितनी है? 2 करोड़ 4 लाख रुपए। तो अगर इनकम 2 करोड़ 4 लाख रुपए है तो पहले इस इनकम पे टैक्स निकालो। अगर इनकम 2 करोड़ 4 लाख रुपए है तो 15 लाख से कितनी ज्यादा है? तो 15 लाख से ज्यादा है 1 करोड़ 1,89 लाख। तो 1,89 लाख का 30% प्लस में 1,40,000, तो ये बनेगा 58,10,000 आपका टैक्स निकल के आएगा। अगर इनकम जो है वो 2 करोड़ 4 लाख रुपए, यहां तक कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। फिर अगर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, इस पे लगेगा सरचार्ज 25%। तो उसका 25% निकालूंगा तो आएगा 14,52,500 रुपए, ये सरचार्ज आ गया। अब यहां पे 14,52,500, 58,10,000 रुपए, तो आ गया 72,62,500। ये मेरा टैक्स प्लस में सरचार्ज यहां पे निकल के आ गया अगर मेरी इनकम 2 करोड़ 4 लाख रुपए है। फिर कंपैरिजन करोगे, अगर मेरी इनकम 2 करोड़ रुपए है, तो अगर मेरी इनकम 2 करोड़ रुपए है तो मान लो मेरी इनकम 2 करोड़ रुपए है तो उस पर टैक्स कितना आएगा जी? 15 लाख से कितनी जाता है? 1 करोड़ 85 लाख। तो 1 करोड़ 85 लाख का 30% प्लस में 1,40,000, तो प्लस में 1,40,000 यहां पे होगा तो आएगा 56,90,000 का ये टैक्स आएगा। अच्छा, अगर इनकम मेरी 2 करोड़ रुपए है तो क्या 2 करोड़ रुपए सरचार्ज लगेगा? बिल्कुल लगेगा। सर पिछले वाले क्वेश्चन में सरचार्ज एप्लीकेबल क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे कंपैरिजन किया 50 लाख से, तो 50 लाख तक सरचार्ज नहीं है, बट 2 करोड़ तक तो है ना। अब 2 करोड़ तक कितना लगेगा? 15% सरचार्ज यहां पे एप्लीकेबल होगा, तो यहां पे सरचार्ज लगेगा 15%। तो उसका 15% सरचार्ज एप्लीकेबल कर दोगे
तो यह आएगा 8,53,500, तो 8,53,500। अब अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 56,90,000, तो ये आ गया 65,43,500, ये आ गया टैक्स प्लस में सरचार्ज। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन एक बार चेक करना, टैक्स का इंक्रीमेंट कितना आ रहा है जी। अब यहाँ पे टैक्स का इंक्रीमेंट जो आएगा 72,62,500, तो आएगा 7,19,000, 7,19,000। अब सारे बच्चे बोला टैक्स बढ़ा 7,19,000 से, इनकम कितने से बढ़ाई? इनकम बढ़ाई सिर्फ 4 लाख से। अब टैक्स बढ़ा 7,19,000 से और इनकम जो बढ़ाई है वो बढ़ाई है 4 लाख से। अब जो इनकम बढ़ाई 4 लाख से, टैक्स बढ़ा 7,19 से, तो अगर आप चेक करोगे 3,19,000 रुपए का ना आपको एमआर मिल रहा है। अब 3,19,000 रुपए का एमआर मिल रहा है, इस एमआर को आप इसमें से माइनस करोगे, 3,19,000 रुपए को इसमें से माइनस कर दो, तो फिर बैलेंस यहां पे आएगा 69,43,500, और इसमें 4% आप यहां पे जोड़ दोगे, तो इसमें 4% 69,43,500, 4% जोड़ोगे तो यहां पे आएगा 72,21,240 रुपए। आपका बनेगा 72,21,240 रुपए, आपका आंसर ये निकल के आ रहा है। तो ये हमारा आंसर आएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है, और जिनका भी सही है उनके लिए क्लैपिंग बनती है, जिनका भी गलत है उनके लिए भी क्लैपिंग बनती है, बट उनका हाथ मेरी क्लैपिंग के, उनका मुंह मेरी उनका मुंह मेरी क्लैपिंग के बीच में होना चाहिए, ऐसे ऐसे तालियां बजेगी उनके नालायकों के। बताओ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें इसकी प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं कि तुम्हें प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो एक बार चेक करो यहां पे एमआर कैसे निकालना होता है, इधर देखो ध्यान से। अब एमआर निकालने के स्टेप्स क्या हैं, एक बार वो स्टेप समझ लेते हैं। ये देखो जी, जो एक बच्चा कहता है सर विद प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो विद प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, विद प्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे। अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है सरचार्ज वाला, एमआर वाला, तो किस तरह से प्रेजेंटेशन करोगे, इस तरह से प्रेजेंटेशन करोगे जी। अब यहां पे चेक करो, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या आएगा? स्टेप नंबर 1 सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन गिवन इनकम। भाई जो भी इनकम गिवन है, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में 2 करोड़ 4 लाख रुपए इनकम गिवन थी, तो 2 करोड़ 4 लाख पे आपने टैक्स निकाल दिया। फिर उसमें ऐड कर दो सरचार्ज 10, 15, 25 जो भी होगा, फिर टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया, इसको हम ए का नाम देके चलेंगे। फिर स्टेप नंबर 2 इसी के नीचे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़, मतलब जिससे भी तुम्हें कंपैरिजन करना है आप उस पर टैक्स निकालो। अगर वहां सरचार्ज एप्लीकेबल है वो करो, फिर आपका टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया, इसको हम बोलेंगे बी, ये बी आ गया। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करोगे? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इंक्रीमेंट। अब टैक्स इंक्रीमेंट कैसे? जो तुमने ए में टैक्स निकाला, ए में से बी माइनस कर दो, तुम्हारा टैक्स इंक्रीमेंट आएगा, इसको हम बोलेंगे सी। क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इंक्रीमेंट। इनकम इंक्रीमेंट कैसे? जो इनकम तुम्हें गिवन है स्टेप 1 में, और जो इनकम तुमने स्टेप 2 में एज्यूम की है, तो बैलेंस जो आएगा वो तुम्हारा इनकम इंक्रीमेंट आ गया। फिर अगला यहां पे आ जाओ जी, अगला यहां पे आओ स्टेप नंबर 5 में। अब देखो कंप्यूटेशन ऑफ एमआर, 2 केस होंगे, या तो टैक्स इंक्रीमेंट तुम्हारा ज्यादा है या तुम्हारा टैक्स इंक्रीमेंट कम है या बराबर है। अब अगर तुम्हारा टैक्स इंक्रीमेंट कम है या बराबर है, उस केस में एमआर आपको मिलेगा ही नहीं। और अगर तुम्हारा टैक्स इंक्रीमेंट ज्यादा है इनकम इंक्रीमेंट से, तो उस केस में एमआर मिलेगा। कितना एमआर मिलेगा? तो सी माइनस में डी, मतलब टैक्स इंक्रीमेंट माइनस इनकम इंक्रीमेंट, जो बैलेंस होगा उतने का आपको एमआर मिल जाएगा। फिर अगला स्टेप नंबर आ रहा है, स्टेप नंबर 6 कंप्यूटेशन ऑफ फाइनल टैक्स। अब अगर एमआर अवेलेबल नहीं है, अगर एमआर नहीं है, तो जो तुमने स्टेप 1 में टैक्स निकाला उसी में 4% सेस जोड़ दो, तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। पर अगर किसी केस में मान लो एमआर अवेलेबल है, तो जो तुमने स्टेप नंबर 1 में टैक्स निकाला उसमें से एमआर माइनस करोगे, फिर जो बैलेंस आएगा उसमें 4% सेस जोड़ोगे, ये तुम्हारा फाइनल टैक्स निकल के आएगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। अब एक बच्चा कह रहा है सर कैसे पता लगेगा एमआर निकालना है नहीं निकालना? ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ से ऊपर है, तो नॉर्मली हमें एमआर निकालना होगा, बट हर केस में मत निकालना। अगर मान लो इनकम जो है 4, 5 या 6 लाख रुपए ज्यादा है, उस केस में एमआर निकालना। अब अगर तुम्हारी इनकम है 1 करोड़ 40 लाख रुपए, तो एमआर निकालने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनकम मेरी 40 लाख बड़ी है, इतना टैक्स नहीं बढ़ा होगा। अब मान लो इनकम तुम्हें दी है फॉर एग्जाम्पल 70 लाख, अब 50 लाख से ऊपर कितने हैं? 20 लाख, तो इतना टैक्स थोड़ा बढ़ा होगा। तो नॉर्मली 51 लाख, 52 लाख, 53 लाख, 54 लाख, या 1 करोड़ 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख,
मतलब अगर इनकम 5-6 लाख रुपए ज्यादा है उस केस में एमआर निकाल के देख लो, अदरवाइज एमआर निकालने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब ये देखो यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल मैंने अपने रेगुलर बैच वाले बच्चों को होमवर्क दिए थे कि ये भिंडी, आलू, पनीर, गोभी, तोरी, इनकम 51,10,000, 1 करोड़ 1,20,000, 2 करोड़ 8 लाख रुपए, 59 लाख, 1 करोड़ 7 लाख। इस तरह से आपने इसके आंसर एक बार निकाल के ट्राई करने हैं। अगर किसी बच्चे को और कॉन्फिडेंस चाहिए तो 5 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्या इसको लॉक कर दूं जी? पक्का पक्का। अब तुम्हें इस केस में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब तुम्हें सरचार्ज वाला पॉइंट क्लियर हो गया, एमआर वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना, अभी तक के लिए क्लियर हो गया ना। अभी ये मत समझना कि तुम्हें आ गया, अभी मैंने इसमें स्पेशल इनकम मिक्स नहीं की है, अभी ये सारी की सारी नॉर्मल इनकम है। अब इसमें स्पेशल इनकम भी आएंगी, फिर क्वेश्चन करने का और मजा आएगा। अभी तो मैं मान रहा हूं कि सारी की सारी इनकम नॉर्मल इनकम है, उस केस में कैसे निकालेंगे। बट अगर इसी केस में स्पेशल इनकम भी मिक्स है, उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा वो डिस्कस करना है। जब हम स्पेशल टैक्स रेट पढ़ लेंगे तो फिर हम स्पेशल इनकम को भी मिक्स करके देखेंगे, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बार फटाफट से आ जाओ। अब ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया जी, उसके बाद ये रिबेट वाला पॉइंट भी हमने खत्म कर लिया। अब यहां पे आओ, अगला पॉइंट जो हमारा निकल के आ रहा है, अब यहां पे आ जाओ ये वाला पॉइंट। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान सुनना। अब मेरा पूरी क्लास से एक बात मेरे को सोच के बताना सर, एक बात मेरे को बताओ, अभी जो हम कर रहे हैं वो नॉर्मल स्कीम कर रहे हैं, डिफॉल्ट स्कीम कर रहे हैं? सारे बच्चे आंसर दो, सारे के सारे बच्चे आंसर दो जी। हेलो भाई साहब, सारे बच्चे आंसर दो। मेरे को बताओ अभी हम जो कर रहे हैं वो नॉर्मल स्कीम कर रहे हैं, डिफॉल्ट स्कीम कर रहे हैं? ऑब्वियस बात है डिफॉल्ट स्कीम कर रहे हैं। अच्छा, डिफॉल्ट स्कीम में आपके टैक्स रेट ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल स्कीम, या टैक्स रेट कम है? मैं देखता हूं आप मुझे कितना बढ़िया आंसर दे सकते हैं कि जो हम डिफॉल्ट स्कीम कर रहे हैं, तो क्या डिफॉल्ट स्कीम में तुम्हारे टैक्स रेट जो हैं क्या वो ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल स्कीम, या वो कम है? बताओ ज्यादा या कम है? ऑब्वियसली बात है कम है। 100% बच्चे आंसर देने कम है। कोई ज्यादा वाला मेरी क्लास में होगा तो वो मार खाएगा। ऑब्वियसली बात है कम है, मतलब वहां पे 5, वहां पे 20 और 20 के बाद सीधा 30। यहां पे क्या है 5, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 20 के बाद 30 है। मतलब ओल्ड रिजिम में क्या है 5 के बाद सीधा 20 है और फिर 20 के बाद 30 है। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां 5 के बाद 10 भी है, 10 के बाद 15 भी है, 15 के बाद 20 है, फिर 20 के बाद 30 है। तो ऑब्वियसली बात है डिफॉल्ट स्कीम में हमारे टैक्स रेट कम है। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, अगर डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स रेट कम है, नॉर्मल स्कीम में टैक्स रेट ज्यादा है, तो आपको नहीं लग रहा हर बंदा डिफॉल्ट स्कीम लेगा? भाई अगर मान लो मैं तुम्हें कहूं डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स रेट कम है और नॉर्मल स्कीम में टैक्स रेट ज्यादा है, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? सर एक बात मेरे को बताओ, नॉर्मल स्कीम रखी क्यों हुई है? अगर नॉर्मल स्कीम में टैक्स रेट ज्यादा है, डिफॉल्ट स्कीम में कम है, तो ऑब्वियसली बात है मैं कम वाले टैक्स रेट लूंगा ना, तो मैं ज्यादा वाले क्यों लूंगा? अब वही गवर्नमेंट बताने जा रही है। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है, हेलो भाई साहब, ओए हेलो, ओ इधर देखो, अगर तूने डिफॉल्ट स्कीम लेनी है, तेरी बात कर रहा हूं तेरी, अगर तूने डिफॉल्ट स्कीम लेनी है तो बहुत सारे बेनिफिट आपको छोड़ने पड़ेंगे जब तुम इनकम निकालोगे। उस इनकम को निकालते हुए ये एग्जम्पशन और डिडक्शंस हम तुम्हें नहीं देंगे। और अगर इन एग्जम्पशन और डिडक्शन के बिना अगर तुम्हारी इनकम आ रही है, उस इनकम पे तुम डिफॉल्ट स्कीम फॉलो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉर्मल स्कीम के अंदर सारी एग्जम्पशन मिल जाएंगी, नॉर्मल स्कीम के अंदर सारी डिडक्शंस मिल जाएंगी, फिर वहां पे टैक्स रेट ज्यादा लगेंगे जी। तो वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम लेता हूं तो डिफॉल्ट स्कीम में कौन कौन सी एग्जम्पशन या कौन कौन सी डिडक्शंस ऐसी हैं जो मुझे नहीं मिलेंगी जी। अब एक बार यहां पे सारे के सारे बच्चे यहां पे चेक करो, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है जी। देखो यहां पे क्या लिखा है, 115 BSc प्रोवाइड दैट वेयर एन एलिजिबल एसएससी पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम एज प्रिस्क्राइब अंडर 115 BSc बट assessee has to forego following exemption or deduction। मतलब if individual HUF AOP BOI AJP compute tax under 115 BSc then such person shall not claim the following exemption and deduction। वो पर्सन नीचे दी हुई एग्जम्पशन और डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता जी। अब कौन कौन से एग्जम्पशन डिडक्शन यहां पे देखो। अब सबसे पहला क्या निकाल रहे हैं, पहला सैलरी। पहला क्या है, सैलरी। याद करो सैलरी का चैप्टर, सैलरी 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 तो इनकम टैक्स में नहीं है ना शायद, या है?
सैलरी का चैप्टर इनकम टैक्स में है ना, हाँ 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 याद करो। अब सैलरी के चैप्टर में देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट कहती है सेक्शन 10(5) लीव ट्रैवल कंसेशन, याद है एलटीसी। तो वो एलटीसी की जो एग्जम्पशन मिलती है, वो एलटीसी की एग्जम्पशन डिफॉल्ट स्कीम वालों को नहीं मिलेगी। फिर क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा? दूसरा हाउस रेंट अलाउंस, याद करो एचआरए, जो हम एचआरए की एग्जम्पशन निकालते थे, एचआरए की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी डिफॉल्ट स्कीम वालों को। फिर स्पेशल अलाउंस, याद है वो टोटल मिला के वो 13 अलाउंस होते थे, डेली अलाउंस हो गया, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, हेल्पर अलाउंस हो गया, एकेडमिक अलाउंस हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, याद करो ट्राइबल एरिया अलाउंस हो गया, अंडरग्राउंड अलाउंस हो गया। तो गवर्नमेंट करी वो नहीं मिलेगा डिफॉल्ट स्कीम वालों को। बट हां 4 अलाउंस ऐसे हैं जो हम डिफॉल्ट स्कीम वालों को भी उसके एग्जम्पशन दे देंगे। मतलब इन चारों को छोड़ के बाकी की नहीं मिलेगी, बट इन चारों की मिलेगी। किसकी? डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इन चारों के एग्जम्पशन जो है वो डिफॉल्ट स्कीम वालों को भी मिलेगी और नॉर्मल स्कीम वालों को तो वैसे मिलती ही मिलती है। तो मतलब इन चारों को ध्यान देना, जब हम डिफॉल्ट स्कीम से क्वेश्चन करेंगे तो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में अगर क्वेश्चन में 4 अलाउंस दिए हैं तो इनकी एग्जम्पशन हमें देनी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा, मेरे मन में ना वैसे क्वेश्चन आ रहा है, मतलब क्या तुमसे पूछ सकता हूं? ऐसे तुमसे पूछना भाई, मतलब अपनी नॉलेज, मतलब तुमसे पूछना का मतलब वो है भाई अपनी बेइज्जती करवाने वाली बात है, बट वैसे ही मन में क्वेश्चन आ रहा है, क्या तुमसे पूछ सकता हूं? मतलब अगर आप मुझे इजाजत देंगे, अगर आप, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा रहूंगा, आप मुझे इजाजत देंगे तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं? इजाजत है मुझे? ठीक है, आप सबने मुझे इजाजत दी, मैं आपके लिए बहुत बड़ा आपका कृतज्ञ रहूंगा कि आपने मुझे इजाजत दी है। मेरा आप सबसे ना क्वेश्चन ये है, एक बात मेरे को बताना कि जो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि एलटीसी हो गया, हाउस रेंट हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम लूंगा, अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम लूंगा तो क्या मुझे एचआरए नहीं मिलेगा या एचआरए की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी? बताना मुझे, बताओ। अगर मैं मान लो डिफॉल्ट स्कीम लूंगा तो क्या मुझे एचआरए नहीं मिलेगा या एचआरए की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी? अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम लूंगा तो क्या मुझे एलटीसी नहीं मिलेगा या एलटीसी की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी? अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम लूंगा तो क्या मुझे ये स्पेशल अलाउंस नहीं मिलेंगे या स्पेशल अलाउंस की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी? यस, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। वो ये नहीं कह रहे तुम्हें एचआरए नहीं मिलेगा, वो ये नहीं कह रहे तुम्हें एलटीसी नहीं मिलेगा, वो ये नहीं कह रहे तुम्हें स्पेशल अलाउंस नहीं मिलेंगे, वो कह रहे हैं सब कुछ मिलेगा बट फुली टैक्सेबल होगा, इसकी तुम्हें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। इट मींस जो तुम्हें एचआरए मिल रहा है वो एचआरए तुम्हारे हाथ में फुली टैक्सेबल है, उसकी तुम्हें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जो तुम्हें स्पेशल अलाउंस मिल रहा है वो तुम्हारे हाथ में फुली टैक्सेबल है, उसकी तुम्हें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जो तुम्हें उसके बाद यहां पे एलटीसी मिल रहा है, एलटीसी मिलेगा, उसकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, एलटीसी फुली टैक्सेबल होगा। बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है ना, बस ये दिमाग में लेके चलना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात को गलत इंटरप्रेट करते हैं, उनको लगता है बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ये बेनिफिट मिलेंगे बट इनकी जो एग्जम्पशंस होती हैं वो नहीं मिलेंगी। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद और देखो जी, उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस की, याद है सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर प्रोफेशनल टैक्स, जो प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलती है वो नहीं मिलेगी। फिर जो फ्री मील वाला है, याद करो परक्यूजिट में वो 50 रुपए पर मील तक एग्जम्प्ट होता है, 50 रुपए पर मील से ऊपर टैक्सेबल है, तो वो 50 रुपए की जो एग्जम्पशन लिमिट है वो डिफॉल्ट स्कीम वालों को नहीं मिलेगी। तो ये सारे बेनिफिट ऐसे हैं सैलरी हेड के जो डिफॉल्ट स्कीम लेने पे नहीं मिलेंगे। एक बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर 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 एक बात बताओ, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है क्या वो डिफॉल्ट स्कीम वालों को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, और इवन 75,000 की मिलेगी। नॉर्मल स्कीम वालों को फिर भी लिमिट 50,000 रुपए की है, डिफॉल्ट स्कीम वालों को 75,000 रुपए की लिमिट मिलेगी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो दोनों के लिए है। बस ये बेनिफिट आपके सामने है जो डिफॉल्ट स्कीम वालों को नहीं मिलेंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ जी, हाउस प्रॉपर्टी। देखो जी, हाउस प्रॉपर्टी में क्या नहीं मिलेगा? तो हाउस प्रॉपर्टी में सब कुछ डिडक्शन मिलेंगी, बस एक पॉइंट को छोड़ के। अब हाउस प्रॉपर्टी में क्या नहीं मिलेगा? जो सेक्शन 24B में इंटरेस्ट माइनस करते हैं लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, याद है इंटरेस्ट ऑन लोन,
तो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं वो सारा नहीं, सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की जो डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन की वो नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि भैया अगर आपने कोई लोन लिया, हाउसिंग लोन लिया, और वो लोन तुमने सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के लिए लिया, तो उस पे जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन तुम्हें यहां पे नहीं मिलेगी। लेट आउट वाले केस में मिल जाएगी बट सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। तो वही बात वो यहां पे कहना चाह रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उस इंटरेस्ट की डिडक्शन तुम्हें यहां पे नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? आदर्श कह रहा है सर 50 रुपए पर मील वाला बताओ, सैलरी का चैप्टर याद करो। नहीं याद तो सैलरी के चैप्टर में तुम्हें याद आएगा जब हम वो फ्री मील वाली फैसिलिटी करते हैं, लंच फैसिलिटी जो होती है जिसमें 50 रुपए पर मील तक एग्जम्प्ट होता है। तो वो 50 रुपए पर मील तक एग्जाम तब होगा अगर नॉर्मल रिजिम ली है। अगर डिफॉल्ट रिजिम ली है तो 50 रुपए पर मील वाली एग्जामेशन नहीं मिलेगी, तो फिर उस केस में लंच फैसिलिटी फुली टैक्सेबल होगी जी। ठीक है, अगले पर आओ। फिर देखो पीजीपी के अंदर जी, आगे देखो। हाँ, लेट आउट पर है, बिल्कुल लेट आउट वाले केस में है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में नहीं है। अगर लोन लिया लेट आउट के लिए उस पे इंटरेस्ट पे करूंगा, डिडक्शन है। लोन लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए उस पे इंटरेस्ट पे करूंगा, उसकी नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो जी। आगे देखो पीजीपी। अब पीजीपी के अंदर क्या क्या नहीं मिलेगा जी? पीजीपी के अंदर सेक्शन 10AA की डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो SEZ वाली होती है। फिर 32(12)A एडिशनल डेप्रीसिएशन, नॉर्मल डेप्रीसिएशन मिलता है, एडिशनल डेप्रीसिएशन जो है वो डिफॉल्ट स्कीम वालों को नहीं मिलता। फिर 35(12) किसका है? वो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट जो साइंटिफिक रिसर्च वाला होता है, जो हम डोनेशन देते हैं किसी अप्रूव इंस्टीट्यूट को, डिडक्शन मिलती है, वो नहीं मिलेगा। 35(12)A जो हम पेमेंट करते हैं किसी इंडियन कंपनी को जो गवर्नमेंट से अप्रूव है, जो रिसर्च करती है, वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। 35(13) सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च वाला एक सेक्शन होता है, 35(13) वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर 35(2)AA जो पेमेंट करते हैं IIT को, और IIT हमारे बिजनेस के लिए रिसर्च करता है, वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। 35(AD) जिसमें टोटल मिला के 14 बिजनेस होते हैं, 14 बिजनेस होते हैं, उन बिजनेस की जो डिडक्शन मिलती है वो नहीं मिलेगी। और 35(CCC) एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जो डिडक्शन होती है वो नहीं मिलेगी। ये सब बेनिफिट ऐसे हैं पीजीपी के अंदर जो आपको अलाउड नहीं किए जाएंगे। गाबा सर ये देखो कसम खाई मम्मी की, बुरा मत मानना, 1% याद नहीं आ रहा। नहीं, डांटना नहीं, याद ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जब पीजीपी करेंगे सब कुछ याद आएगा। अभी हम चैप्टर 1 पे है, तो मोटा मोटा दिमाग में डाल लो कि पीजीपी के अंदर इतने सारे बेनिफिट हैं जो डिफॉल्ट स्कीम वालों को नहीं मिलते। ठीक है ना? तो अभी मैं तुम्हें पीजीपी नहीं करा रहा, कहीं तुम घबरा के बैठ जाओ कि हाँ हमें याद ही नहीं आ रहा। बस अभी इतना समझ लो कि कई सारे बेनिफिट पीजीपी कैसे हैं जो हमें डिफॉल्ट स्कीम के अंदर नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये बेनिफिट सारे के सारे हैं ऐसे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। और देखो जी, अब कैपिटल गेन के अंदर नो इंपैक्ट। अरे जब मैंने बोला कैपिटल गेन के अंदर नो इंपैक्ट, तो नो इंपैक्ट का मतलब क्या है? नो इंपैक्ट का मतलब यह है कि कैपिटल गेन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अरे कैपिटल गेन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा मतलब क्या जी? मतलब कैपिटल गेन जैसा आपने पढ़ा वो दोनों स्कीम के लिए सेम है। चाहे मैं नॉर्मल स्कीम लूं चाहे मैं डिफॉल्ट स्कीम लूं, दोनों स्कीम के अंदर कैपिटल गेन का चैप्टर सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल गेन दोनों स्कीम में सेम है, कैपिटल गेन दोनों स्कीम के अंदर सेम है। उसके बाद अदर सोर्स के अंदर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, अदर सोर्स के अंदर भी कोई इंपैक्ट नहीं है, दोनों स्कीम के अंदर सेम है। चाहे तुम नॉर्मल स्कीम लो चाहे डिफॉल्ट स्कीम लो, अदर सोर्स का चैप्टर जो है वो दोनों स्कीम में सेम है। मतलब ये मान लो कि फर्क जो है वो सिर्फ 3 हेड में है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी। जब मैं कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ूंगा तो मैं दोनों स्कीम के लिए सेम पढ़ूंगा, मतलब उसमें ऐसी कोई डिडक्शन नहीं है कि डिफॉल्ट को मिलेगी इसको नहीं मिलेगी। जब मैं अदर सोर्स वाला चैप्टर पढ़ूंगा तो उसकी डिडक्शन जो है वो दोनों स्कीम में सेम रहेंगी, बट 3 हेड ऐसे हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और पीजीपी, जिसके अंदर कुछ डिडक्शंस ऐसी हैं जो डिफॉल्ट स्कीम वालों को नहीं मिलेगी। वो खत्म हो चुका है सूरज, जो तुम बोल रहे हो वो 1 साल पहले खत्म हो चुका है। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। फिर क्लबिंग ऑफ इनकम, याद है क्लबिंग ऑफ इनकम में वो माइनर चाइल्ड वाले केस में वो 1500 रुपए की लिमिट होती है कि जिस पेरेंट्स में उसकी इनकम क्लब होगी उसको 1500 रुपए पर चाइल्ड एग्जम्प्ट होगा क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर में। तो गवर्नमेंट करिए वो क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर में जो लिमिट होती है वो डिफॉल्ट स्कीम वालों को नहीं मिलेगी, नॉर्मल स्कीम वालों को मिलेगी।
वो डिफॉल्ट स्कीम वालों को नहीं मिलेगी, वो डिफॉल्ट स्कीम वालों को नहीं मिलेगी, वो आपकी नॉर्मल स्कीम वालों को मिलेगी जो 1500 रुपए की लिमिट होती है, बस ये पर ध्यान दीजिए। उसके बाद देखो फिर सेट ऑफ में, अब अगला पॉइंट पर आओ, सेट ऑफ। अब सेट ऑफ वाले चैप्टर के अंदर क्या है, तो सेट ऑफ वाले चैप्टर में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस जो होते हैं, अच्छा एक बात मेरे को बताना, क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस, नॉर्मल स्कीम की बात करते हैं, नॉर्मल स्कीम की, क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म हो सकते हैं? बताना मुझे जी, जल्दी बताओ। मैं आप सब बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मेरे को सारे बच्चे आंसर दें। क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस, नॉर्मल स्कीम की बात करो, नॉर्मल स्कीम में जल्दी बताओ, क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म हो सकते हैं? यस। अच्छा, क्या कोई लिमिट है या अनलिमिटेड खत्म हो सकते हैं? मतलब क्या कोई खत्म होने की लिमिट है या अनलिमिटेड खत्म हो सकते हैं? बताना मुझे, कोशिश करो मुझे बताने की, क्या कोई लिमिट है या वो अनलिमिटेड खत्म हो सकते हैं? जल्दी बताओ, क्या कोई लिमिट है या अनलिमिटेड खत्म हो सकते हैं? नालायक हो तुम, महानालायक हो, सेम हेड में कोई लिमिट नहीं है। अरे नालायकों, में हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म करने की बात कर रहा हूं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। जो तुम 2 लाख रुपए की लिमिट कह रहे हो वो इंटर हेड में लिमिट है, इंट्रा हेड में कोई लिमिट नहीं है। बड़ा बुरा हाल है यार तुम्हारा, सही में बुरा हाल है भाई तुम्हारा। सुनो ध्यान से नालायकों, पहले मेरा क्वेश्चन समझा करो। क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन ये है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। क्या कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। अब मेरे को दूसरा बताओ, क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस दूसरे हेड की इनकम से खत्म हो सकते हैं? सारे बच्चे बताओ, क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस दूसरे हेड की इनकम से खत्म हो सकते हैं? जल्दी बताओ सर। कोई नहीं, जब रिवीजन करेंगे तो याद आ जाएगा। तो अब क्या चल रहा है बे? तो भिंडी कलर के बच्चे, अब क्या चल रहा है? ये क्या चल रही है? ये रिवीजन नहीं चल रही क्या? अबे नालायक हो गए तुम। बच्चा कह रहे जब रिवीजन करूंगा तो अब ध्यान आ जाएगा। तो अब क्या कर रहे हो? अच्छा, हो सकते हैं। अच्छा एक बात बताना, दो आपने बोला कि यस हो सकते हैं, 2 लाख रुपए तक हो सकते हैं। मेरे को बताओ, क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस दूसरे हेड की इनकम से खत्म हो सकते हैं? 2 लाख तक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस सैलरी की इनकम से खत्म हो सकते हैं? क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस सैलरी की इनकम से खत्म हो सकते हैं? यस या नो? क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस सैलरी की इनकम से खत्म हो सकते हैं क्या? यस या नो? कसम लगे भाई साहब, खुदा कसम, अगर तुम मेरे सामने होते ना, मैं तुम्हारा ऐसा रिमांड लेता ना, ऐसा रिमांड लेता। ये तो भाई मेरे रिवीजन क्लास है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। याद करो नालायको, तुम मेरा नाम बदनाम करोगे, रेगुलर बैच वाले बच्चे खास तौर पे। आपको मैंने उस टाइम भी कहा था, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस दूसरे हेड की इनकम से हो सकते हैं, इवन सैलरी की इनकम से भी हो सकते हैं। वो बिजनेस के लॉस हैं जो सैलरी की इनकम से खत्म नहीं होते। हाउस प्रॉपर्टी के तो हो सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में क्या दिक्कत है? हाउस प्रॉपर्टी में तो कोई लिमिट ही नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस आप सैलरी की इनकम से खत्म कर सकते हो 2 लाख रुपए तक। वो बिजनेस के लॉस हैं जो सैलरी की इनकम से खत्म नहीं कर सकते। अब मुझे दोबारा बताओ, अब मुझे दोबारा बताओ, नॉर्मल स्कीम की बात कर रहा हूं, नॉर्मल स्कीम की बात कर रहा हूं। नॉर्मल स्कीम में हाउस प्रॉपर्टी के लॉस सेम हेड की इनकम से खत्म हो सकते हैं, नो लिमिट। दूसरे हेड की इनकम से खत्म हो सकते हैं, यस, 2 लाख रुपए तक की लिमिट है। और सैलरी की इनकम से खत्म हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। बस वो बात अलग है, कैजुअल इनकम से खत्म नहीं होंगे। कैजुअल मतलब बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी की इनकम से खत्म नहीं होंगे, वो हम सबको पता हुआ है। अब आ जाओ डिफॉल्ट स्कीम जो हम कर रहे हैं। अब मेरे को सारे बच्चे डिफॉल्ट स्कीम की बात करो। क्या अगर मैंने डिफॉल्ट स्कीम ली है, अगर मैंने डिफॉल्ट स्कीम ली है, सेक्शन 115 बीएससी वाली स्कीम ली है, तो क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस क्या सेम हेड की इनकम से खत्म हो सकते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस सेम हेड की इनकम से खत्म हो सकते हैं? मुझे सारे बच्चे फटाफट से आंसर दो। क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस सेम हेड की इनकम से खत्म हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस दूसरे हेड की इनकम से खत्म हो सकते हैं? डिफॉल्ट स्कीम में, डिफॉल्ट स्कीम में क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस दूसरे हेड की इनकम से खत्म हो सकते हैं? आंसर इज नो। अब यहां पे ये पॉइंट है बस
कि नॉर्मल स्कीम में दूसरे हेड की इनकम से लॉस खत्म हो सकते हैं 2 लाख रुपए तक, बट डिफॉल्ट स्कीम में दूसरे हेड की इनकम से खत्म नहीं हो सकते हैं। और एक बात और सुनना, नॉर्मल स्कीम में जो लॉस तुम्हारे बच जाते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं 8 साल तक। बट अगर मैंने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो तुम्हारे लॉस अगर सेट ऑफ हो गए तो अच्छी बात है, अगर वो सेट ऑफ नहीं हो रहे तो कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। ये नया पॉइंट है, इसको दिमाग में लेके चलना। ये वैसे पॉइंट हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एक बार मैं दोबारा रिकॉल करा दूं कि डिफॉल्ट स्कीम में अगर कोई लॉस बच जाता है तो कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो देखो वही बात मैंने यहां पे लिखी है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस कैन बी सेट ऑफ, कैन नॉट बी सेट ऑफ with any other head or cannot be carry forward, default scheme में नहीं हो सकते। और unabsorbed depreciation related to additional depreciation cannot be set off। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद और क्या नहीं मिलेगा आपको, जितनी भी डिडक्शंस हैं सेक्शन 80C से लेकर 80U वाली, वो डिडक्शंस आपको अलाउड नहीं की जाएंगी। बट 3 डिडक्शन ऐसी हैं जो आपको अलाउड कर दी जाएंगी अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली है। वो 3 डिडक्शन कौन कौन सी हैं? एक तो सेक्शन 80CCD2, एक सेक्शन है 80CCH2 और दूसरा है 80JJAA। ये 3 डिडक्शन ऐसी हैं जो आपको डिफॉल्ट स्कीम वालों को भी अलाउड हैं। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का इसको लॉक कर दें, ठीक है। और उसके बाद फिर एक अलाउंस है जो MP MLA को मिलता है, वो भी अलाउड नहीं होगा अगर डिफॉल्ट स्कीम ली है। बट ये पॉइंट हमारे किसी काम का नहीं है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। तो अब जाके मैंने तुम्हें यहां तक बता दिया कि अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम लेता हूं तो कौन कौन सी एग्जम्पशन और कौन कौन सी डिडक्शंस मुझे नहीं मिलेंगी, वो मैं आपको बता चुका हूं जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर दीजिए। यार देखो, अगर आपने ये लाइव क्लास में ऐसे करना है तो फिर पता क्या होगा, फिर मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, लाइव आने का फायदा नहीं है। फिर ये हरकतें बंद करोगे तुम, नालायक। इधर देखो ध्यान से भाई, पढ़ने का टाइम है, पढ़ लो। मैं आपको बार बार करूंगा, टाइम वापिस नहीं आएगा यार। इसकी तुम जितनी इज्जत करोगे ना उतने तुम्हें बढ़िया नंबर मिलेंगे। लोगों ने सिर्फ रिवीजन क्लास से 60-60 नंबर लिए हैं, बट वो उन्होंने लिए हैं जिनको पता है इस क्लास की वैल्यू क्या है। जिसको वर्थ ही नहीं पता, उसको लग रहा है फ्री में कंटेंट है, गाबा वेल्ला है, कभी भी उठ के आ जाता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। जिसको लग रहा है कि मैं कंफर्टेबल हूं तो क्लास देखूंगा, नहीं कंफर्टेबल हूं तो क्लास नहीं देखूंगा, उसकी बात नहीं कर रहा। जो उस क्लास को सिंसियरली लेके चल रहा है, जिसको वर्थ पता है इस क्लास की, उसके नंबर आएंगे। नालायक। सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर दो। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये निकल कर एक बात बताओ। जैसे मेरे को पता लग गया कि नॉर्मल स्कीम है, डिफॉल्ट स्कीम है, तो डिफॉल्ट स्कीम के अंदर मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। अब एक बात मेरे को बता सकते हो कि क्या जब भी मैं टैक्स पे करूंगा तो क्या हर साल मैं अपना ऑप्शन चेंज कर सकता हूं? मतलब जैसे मान लो इस साल मुझे टैक्स पे करना है, अब अगर इस साल मुझे टैक्स पे करना है तो क्या मैं इस साल नॉर्मल से पे करूं, अगली बार डिफॉल्ट से पे करूं, फिर अगली बार नॉर्मल से पे करूं, फिर अगली बार डिफॉल्ट से पे करूं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? सोच के बताओ, क्या ये पॉसिबल है? मतलब क्या मैं हर साल स्कीम चेंज कर सकता हूं क्या? तो गवर्नमेंट कहती है सुनो जी, अब गवर्नमेंट कहती है पहली बात तो तुम्हें किस स्कीम से टैक्स पे करना है ये तुम्हें बताना पड़ेगा। जब तुम रिटर्न भरोगे तो रिटर्न फाइल करने की डेट या उससे पहले आप हमें बताओगे कि आप किस स्कीम से टैक्स पे करना चाहते हो। इवन सैलरी क्लास वाले केस में तो सैलरी क्लास वालों को तो पहले ही डिक्लेरेशन देनी होती है कि वो किस स्कीम से टैक्स पे करने की सोच रहे हैं। बट गवर्नमेंट ये बात कहती है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, गवर्नमेंट ये बात कहती है देखो जी, अगर तुम्हारी बिजनेस की इनकम नहीं है, तुम्हारी सिर्फ सैलरी की इनकम है, या तुम्हारी अदर सोर्स की इनकम है, या तुम्हारी कैपिटल गेन की इनकम है, या तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तुम्हारी बिजनेस की इनकम नहीं है, तो अगर तुम्हारी कोई भी बिजनेस की इनकम नहीं है तो हर साल तुम स्कीम चेंज कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार तुम डिफॉल्ट से पे कर दो, अगली बार नॉर्मल से पे कर दो, फिर डिफॉल्ट से पे कर दो, फिर नॉर्मल से पे कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम्हारी बिजनेस की इनकम नहीं है तो। अगर तुम्हारी बिजनेस की इनकम नहीं है ना तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक डिक्लेरेशन फाइल करो। अगर सैलरी क्लास पर्सन हो, अगर तुम सैलरी वाले हो तो स्टार्टिंग में उनको एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि मेरे को स्कीम कौन सी लेनी है। अदरवाइज आपकी अगर बिजनेस की इनकम नहीं है तो जब तुम रिटर्न फाइल करने जाओगे उससे पहले तुम ऑप्शन चूज करोगे तुम किससे टैक्स पे करना चाहते हो, और ये ऑप्शन हर साल तुम चेंज भी कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हां, अगर तुम्हारी बिजनेस की इनकम है,
अगर तुम्हारी बिजनेस की इनकम है, बोले इन इनकम के साथ साथ में अगर तुम्हारी बिजनेस की इनकम भी है, तो बिजनेस की इनकम वाले कान खोल के सुन लें, अगर वो एक बार डिफॉल्ट स्कीम ले लेते हैं तो हर साल उनको डिफॉल्ट स्कीम से ही टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर अगर वो एक बार डिफॉल्ट स्कीम विड्रॉ कर लेते हैं तो फिर उन्हें दोबारा लाइफ में कभी डिफॉल्ट स्कीम नहीं मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। मतलब अगर मैं बिजनेस की इनकम की बात करता हूं तो बिजनेस की इनकम वालों को हर साल चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। याद करो, मैंने तुम्हें क्लास में एक बात बताई थी कि अगर तुम्हारी बिजनेस की इनकम है, या तो वो इस स्कीम में आए नहीं, या तो वो इस स्कीम में आए नहीं, और अगर वो इस स्कीम में आ गए हैं तो इस स्कीम को छोड़कर जाए नहीं, और अगर वो इस स्कीम को छोड़ के जा रहे हैं तो दोबारा से लौट कर इस स्कीम में आए नहीं। यह बात उनकी है जो बिजनेस की इनकम वाले हैं। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है, या तो तुम मेरी जिंदगी में कभी आओ मत, और अगर तुम मेरी जिंदगी में आ चुकी हो तो दोबारा से मेरी जिंदगी में जाओ मत, और अगर तुम मेरी जिंदगी से जा रही हो तो ये सुन के जाना, दोबारा लौट कर तुम मेरी जिंदगी में कभी मत आना। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। देखो यहां पे गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, आओ एक बार सारे बच्चे देखो जी। अगर कोई बिजनेस की इनकम नहीं है तो आप हर साल ऑप्शन बदल सकते हो, और अगर तुम्हारी बिजनेस की इनकम है तो या तो आप इस स्कीम में आए नहीं, अगर आप आ गए तो छोड़कर जाए नहीं, अगर आप जा रहे हैं दोबारा से लौट कर आप इस स्कीम के अंदर आए नहीं। ये सारी की सारी बातें यहां पे निकल के आ रही है जी। पक्का पक्का डन, इसको लॉक कर दें। चलो अब ये सारी की सारी हमारी डिफॉल्ट स्कीम फाइनली खत्म हो चुकी है जी। अब देखो डिफॉल्ट स्कीम के टैक्स रेट पढ़ लिए, ठीक है ना, डिफॉल्ट स्कीम के टैक्स रेट पढ़ लिए, डिफॉल्ट स्कीम का सरचार्ज पढ़ लिया, उसके बाद डिफॉल्ट स्कीम का एमआर हो गया, डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में रिबेट हो गई, और डिफॉल्ट स्कीम में कौन कौन से बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो वो सारे पॉइंट्स पे हम कर चुके हैं। तो डिफॉल्ट स्कीम की मोटी मोटी बातें सारी हमारी हो चुकी हैं जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे आओ जी फटाफट से। अब यहां पे हो टैक्स रेट। अब अगर टैक्स रेट बात करता हूं, अगर किसी पर्सन ने ऑप्शनल टैक्स रिजीम ली है, या नॉर्मल टैक्स रिजीम ली है, या यूं कहूं रेगुलर टैक्स रिजीम ली है, या पेपर में यूं लिखा हुआ है शिफ्टिंग आउट टू डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, इसका मतलब नॉर्मल टैक्स रिजीम ली है, उस केस में टैक्स रेट क्या है जी। तो याद करो मैंने क्लास में क्या कहा था री, इधर देखो ध्यान से। अब दो केस होंगे, दो केस कौन कौन से होंगे, या तो आप रेजिडेंट हो या आप नॉन रेजिडेंट हो। अब अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो हर केस में वो 2.5 लाख की लिमिट है, और अगर आप रेजिडेंट हो, 3 कैटेगरी हैं, या तो एज आपकी 60 साल से कम है, या एज आपकी 60 साल या उससे ऊपर है, 80 ईयर से कम है, या एज आपकी जो है वो 80 साल या उससे ज्यादा है। बस ये पर ध्यान दो। अब अगर एज आपकी 60 साल से कम है तो 2.5 लाख तक टैक्स नील। अगर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख तक है तो फिर 5% है। अगर इनकम 5 लाख से ऊपर है, 10 लाख तक है तो रेट 20% है, और अगर इनकम 5 लाख से भी ज्यादा है, सॉरी 10 लाख से ज्यादा है तो रेट 30% एप्लीकेबल होगा। तो 0 to 2.5, फिर 2.5 से 5, 5 से 10, और अगर इनकम 10 से ऊपर है उसके इसमें 30% रेट एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट, अगर मान लो एज मेरी 60 साल है उससे ऊपर है, 80 ईयर से कम है, तो 3 लाख तक नील, फिर 3 लाख से 5 लाख 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख 20%, और फिर अगर इनकम मेरी 10 लाख से ऊपर है उस केस में 30% जो रेट होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर मैं बात करूंगा एज मेरी 80 ईयर या उससे ज्यादा है, तो अगर इनकम 5 लाख तक है तो टैक्स नहीं लाएगा। अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक है तो 20% आएगा, और अगर इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है उस केस में जो है वो 30% टैक्स एप्लीकेबल होगा। ये सारी बातें आपके यहां पे निकल के आ रही है, ठीक है। और अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं, या मैं एचईएफ हूं, या मैं एओपी हूं, या बीओआई हूं, उस केस में ये आपका 2.5 लाख वाला स्लैब रेट जो है वो एप्लीकेबल होगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर होते हो तो यही टैक्स रेट आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे। बस ये पर ध्यान दो। एनआर को रिबेट नहीं मिलती जी, एनआर को रिबेट नहीं मिलती। डन, क्या इसको लॉक कर दूं? पक्का पक्का सर नया शेड्यूल सेंड करिएगा। कौन सा नया शेड्यूल? अब नया शेड्यूल कौन सा आ गया? अब चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो पर्सन, वही अगर पर्सन अगर नॉन रेजिडेंट है, अगर एचईएफ है, एओपी है, बीओआई है, एजेपी है, उस केस में आपका ये टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। जो 2.5 लाख वाला हमने वहां पर पढ़ा सेम यहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो।
क्या इसको पैक कर दूं जी? चलो अब ये पॉइंट हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पे सरचार्ज। हाँ जी हेलो भाई साहब, अब सरचार्ज की बात करो। सेम वही सरचार्ज है, बस एक फर्क है। सारे बच्चे बोल दो, अगर इनकम 50 लाख तक है सरचार्ज कितने हैं? नील। अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है 1 करोड़ तक है सरचार्ज कितने हैं? 10%। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है 2 करोड़ तक है सरचार्ज कितने हैं? 15%। अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक है सरचार्ज कितना है? 25%। और अगर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है फिर यहां पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 37%। ये न्यू स्कीम में एप्लीकेबल नहीं था, बट ये ओल्ड स्कीम में एप्लीकेबल है। तो अगर मान लो क्वेश्चन ओल्ड स्कीम का बनता है तो 37% वाला सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर है। बस ये पर ध्यान दो। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, क्या यहां पे कंपैरिजन करना पड़ेगा? हेलो भिंडी कलर के बच्चों, ओए शिमला मिर्च, क्या यहां पे कंपैरिजन करना पड़ेगा? बिल्कुल कंपैरिजन करना पड़ेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बिल्कुल कंपैरिजन करना पड़ेगा, 100% कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब कंपैरिजन क्या करना पड़ेगा? इनकम कंपैरिजन करेंगे 5 करोड़ से, क्योंकि अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो कंपैरिजन जो करेंगे वो 5 करोड़ से कंपैरिजन करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है जी। अब अगले पॉइंट पर आओ, यहां पे रिबेट की बात करो। ओए ओए ओए, शाबाश 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 शाबाश, बस 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 मेरे बच्चे, बस 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 बस, खत्म 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 खत्म। सारे बच्चे बताओ फटाफट से रिबेट। अब वहां पे रिबेट कब मिलती है? अगर तुम इंडिविजुअल हो, इंडिया के रेजिडेंट हो, तुम्हारी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक की है, तो यहां पे रिबेट कब मिलती है? अगर तुम इंडिविजुअल हो, इंडिया के रेजिडेंट हो, टोटल इनकम तुम्हारी 5 लाख रुपए तक की है। कितनी रिबेट मिलेगी? जितना टैक्स बनेगा वो, और 12,500 विच एवर इज लेस। तो वहां पे हाईएस्ट लिमिट 25,000 रुपए की है, यहां पे लिमिट 12,500 की है, तो मैक्सिमम जो रिबेट मिलेगी वो 12,500 की मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, बढ़िया। अब एक बात और बताना, अच्छा अगर मेरी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो क्या मुझे रिबेट मिलेगी? ओ मेरे बाबू, ओए हेलो जी, वो ना रिजल्ट की सीए के रिजल्ट की नोटिफिकेशन आ गई। तो क्या हो गया बे? आनी थी ना वो, मतलब घबराए पड़े हो, नोटिफिकेशन आ गई सर 4 तारीख को सगावा सर हमारा रिजल्ट आ रहा है सर, हो सके तो भगवान से अगर तुम्हारी पहुंच है तो भगवान को कह दो ना, हम हमें पास करवा देगा। अबे नालायकों, जिस चीज का तुमने इंतजार किया, तुमने इतनी मेहनत की थी, उसका रिजल्ट आ रहा है, उसमें भी तुम्हें दिक्कत है। अच्छी बात हो जाएगी, हाँ घबरा रहे हो बिना बात के, टेंशन मत लो इतनी। ऑल द बेस्ट है, सब बढ़िया होगा। तुमने मेहनत की, जिन्होंने भी, जिनका भी रिजल्ट है उन्होंने मेहनत की है ना, सच्चे दिल से मेहनत की है ना, तो हो जाओगे पास। टेंशन क्यों ले रहे हो? कैपिटल गेन पे सरचार्ज क्या लगेगा वो हम डिस्कस करेंगे ना। मैंने कहा ना जब मैं स्पेशल इनकम वाला पॉइंट कराऊंगा तो मैं स्पेशल इनकम पे सरचार्ज का रेट क्या होगा वो भी डिस्कस करूंगा। अनडिस्क्लोज इनकम पे कोई रिबेट नहीं मिलेगी जी, अनडिस्क्लोज इनकम पे कोई रिबेट नहीं मिलेगी, और एक 112A के टैक्स पे कोई रिबेट नहीं मिलेगी जी। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे देखो, अगर इनकम 5 लाख से ऊपर है तो उस केस में कोई भी रिबेट हमें एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे वहां पे क्या था, वहां पे 7 लाख के बाद रिबेट मिलती थी। न्यू स्कीम में क्या था, 7 लाख के बाद रिबेट मिलती थी, बट यहां 5 लाख के बाद कोई रिबेट नहीं मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारा खत्म हो गया। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। अगर इनकम 490 है, 5 है, 495 है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है जी, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके वही चल रहे हैं रिबेट वाले। अब यहां पे आ जाओ, अब यहां बात करते हैं, अब आएगा गेम खेलने का मजा। अब यहां पे आओ जी, अब इधर देखो ध्यान से जी। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब जो मैं तुम्हें पॉइंट बताने जा रहा हूं ना, ये डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में भी एप्लीकेबल है और ये नॉर्मल स्कीम वाले केस में भी एप्लीकेबल है। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जो डिफॉल्ट स्कीम होती है उसमें सरचार्ज का रेट होता है 10, 15, 25, 37% वाला सरचार्ज वहां पे नहीं होता है। मतलब 37% वाला सरचार्ज जो है वो आपका नहीं होता है। डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में हाईएस्ट जो सरचार्ज होता है वो 25% वाला सरचार्ज होता है डिफॉल्ट स्कीम में। और अगर मैं नॉर्मल स्कीम की बात करूंगा तो नॉर्मल स्कीम वाले केस में 10 भी है, 15 भी है, 25 भी है और 37% भी है। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, जो हायर सरचार्ज है, हायर मतलब 25% वाला और 37% वाला, 10% वाला नहीं,
15% वाला नहीं, वो तो लगेगा लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हायर सरचार्ज है 25% वाला और 37% वाला, वो हायर सरचार्ज हम इन 4 इनकम पे एप्लीकेबल नहीं करेंगे। अरे जब मैंने बोला कि वो हायर सरचार्ज इन 4 इनकम पे एप्लीकेबल नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है कि इन 4 इनकम पे मैक्सिमम जो सरचार्ज लगेगा ना वो 15% लगेगा, इसके ऊपर नहीं लग सकता। अब वो 4 इनकम कौन कौन सी है? पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, तीसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, और चौथा फिर यहां पे आता है डिविडेंड की इनकम। इन चारों इनकम पर हाईएस्ट सरचार्ज जो है वो 15% वाला लगेगा, इसके ऊपर का सरचार्ज यहां पे एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, बस ये पर ध्यान दो जी। तो अब एक बार यहां पे चेक करना वो 4 इनकम कौन कौन सी आ रही है जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A। सर क्या ओल्ड स्कीम में MR मिलेगा? भाई क्यों नहीं मिलेगा, जहां सरचार्ज है अगर वहां हार्डशिप है तो वहां पर MR मिलेगा ही मिलेगा, सारी कैलकुलेशन वही रहेंगी। मैंने बोला तो सही, अभी कंपैरिजन करेंगे, अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो कंपैरिजन करेंगे 5 करोड़ से, तो जहां हार्डशिप होगी वहां पर MR मिलेगा ही मिलेगा जी। उसके बाद देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और डिविडेंड की इनकम, इन 4 इनकम पे हाईएस्ट जो लगेगा वो 15% सरचार्ज लगेगा, इनके ऊपर का सरचार्ज इस पे लग ही नहीं सकता। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अब यहां पे आओ जी। अब यहां पे देखो, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान देना। अब ये आज की क्लास का हमारा लास्ट पॉइंट है, और जब मैं कह रहा हूं ना कल मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा, तो कल के क्वेश्चन बहुत खतरनाक होने वाले हैं। और कल की क्लास जो है वो एक तरह से आप ये लगा लो कि तुम्हारा टेस्ट है या तुम्हारी डिसाइडेड क्लास है, जिससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुम्हें चैप्टर 1 तुम्हारे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है ना? अब यहां पे सुनो ध्यान से, अब ये पॉइंट मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान सुनो। अब एक बात मेरे को बताओ, अब इनकम में ना या तो तुम्हें नॉर्मल इनकम दी होंगी या तुम्हें स्पेशल इनकम दी होंगी। अब नॉर्मल इनकम पे तो हमने पढ़ लिया, नॉर्मल इनकम पे जो होंगे वो स्लैब रेट एप्लीकेबल होंगे, बट स्पेशल इनकम पे जो है ना, स्पेशल इनकम पे वो स्पेशल इनकम पे जो एप्लीकेबल होंगे वो स्पेशल टैक्स रेट एप्लीकेबल होंगे। अगर मैं स्पेशल इनकम की बात करूंगा तो स्पेशल इनकम में स्पेशल टैक्स रेट लगेंगे। अच्छा, टैक्स निकालने के लिए स्पेशल इनकम कौन कौन सी है? अगर मैं बात करूंगा टैक्स निकालने के लिए स्पेशल इनकम कौन कौन सी है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं उसमें भी चेंज आ चुका है, उसमें भी चेंज आ चुका है। बट अभी के लिए ऊपर ऊपर समझो, अभी के लिए ऊपर ऊपर समझो। टैक्स निकालने के लिए स्पेशल इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112। अगर मैं बात करूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, इस पे रेट लगेगा 20%। ये रेट अब 12.5% हो चुका है, बट अभी भी 20% है। वो एक डेट है 23 जुलाई 2024 की। अगर किसी बच्चे ने अमेंडमेंट क्लास देखी होगी तो शायद उसको पता होगा इस डेट की इंपॉर्टेंस क्या है। बट अभी इतना ध्यान दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 20% है। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, इस पे रेट है 10%। और 10% कब? 1,25,000 पे एग्जम्प्ट है, 1,25,000 के बाद 10% है। ये भी रेट 12.5% हो चुका है 23 जुलाई के बाद। बट अभी के लिए आप 10% ध्यान देके चलो। फिर गवर्नमेंट कहती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, इस पे रेट 15% है। इस पे कितना रेट है? 15%। इस पर भी रेट 20% हो चुका है 23 जुलाई के बाद, बट अभी दिमाग में लेके चलो 15%। फिर कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम मतलब बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, इन सब इनकम पे 30% रेट है। इस पे कोई अमेंडमेंट नहीं है, इस पर भी 30% ही है। और जो 1,25,000 रुपए की लिमिट है, पहले यहां पे 1,00,000 रुपए की लिमिट होती थी, अब यहां पर 1,25,000 रुपए की लिमिट हो चुकी है। इसके अमेंडमेंट क्लास में हमने कई सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। जिन बच्चों ने अमेंडमेंट क्लास देखी है उनको अच्छा लगा होगा अमेंडमेंट क्लास देख के कि हमने कैपिटल गेन के अमेंडमेंट्स कितनी बढ़िया तरीके से की थी। उसके बाद फिर कैजुअल इनकम पे 30%, ऑनलाइन गेम्स वाली इनकम, ऑनलाइन गेम्स वाली इनकम पे 30% है। अनडिस्क्लोज इनकम जो ब्लैक मनी है उस इनकम पे गवर्नमेंट कहती है 60% है, और इफेक्टिव रेट जो है वहां पे 78% है। ये इस तरह के आपके ना स्पेशल टैक्स रेट हैं जो हमारे आगे जाके आएंगे। भाई अभी जो हमने किया वो नॉर्मल रेट है, ये सारे स्पेशल रेट हमारे आगे जाके डिस्कस करेंगे कि स्पेशल इनकम में स्पेशल रेट एप्लीकेबल होते हैं। अब सोच के बताओ, नॉर्मल इनकम में नॉर्मल रेट, स्पेशल इनकम में स्पेशल रेट। अब गवर्नमेंट ने कहा सरचार्ज 25% वाला भी लगेगा, 37% वाला भी लगेगा। बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A है, या डिविडेंड की इनकम है। अब डिविडेंड की इनकम
टैक्स निकालने के लिए नॉर्मल इनकम है, बट सरचार्ज के लिए वो स्पेशल इनकम है। ये बात अपने दिमाग में लेके चलना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 टैक्स निकालने के लिए भी स्पेशल इनकम है, सरचार्ज के लिए भी स्पेशल इनकम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए टैक्स निकालने के लिए भी स्पेशल इनकम है, सरचार्ज के लिए भी वो स्पेशल इनकम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए टैक्स निकालने के लिए भी स्पेशल इनकम है, सरचार्ज के लिए भी वो स्पेशल इनकम है। बट डिविडेंड की इनकम टैक्स निकालने के लिए नॉर्मल इनकम है, बट सरचार्ज के लिए वो स्पेशल इनकम है। और मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्मल इनकम दी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 10% सरचार्ज है, 15% सरचार्ज है, 25% है, कुछ केस में 37% भी लग सकता है। अगर क्वेश्चन में स्पेशल इनकम दी है, सिर्फ स्पेशल इनकम दी है, तो 10 है या हाईएस्ट 15 है, 25 और 37 वाला रेट वहां पे है ही नहीं है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, अगर क्वेश्चन में मिक्स इनकम दी है। मान लो एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उसमें नॉर्मल इनकम भी है, स्पेशल इनकम भी है, बिजनेस की इनकम भी है, सैलरी की इनकम भी है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है। उसने बोला बिजनेस की इनकम भी है और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी है, साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाले भी हैं, तो उस केस में सरचार्ज एप्लीकेबल कैसे होगा? तो देखो यहां पर आपको मैंने घर क्लास मतलब रेगुलर बैच में एक डायग्राम बनवाया था जो सबसे बेस्ट डायग्राम था जी। एक बार उस डायग्राम को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहां पर हमने क्या कहा था। पहली बात, अगर तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्मल इनकम दी है, सिर्फ नॉर्मल इनकम दी है, तो 50 लाख तक नील, 50 लाख से 1 करोड़ 10, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25, 5 करोड़ के बाद 25 या 37% अगर आपने नॉर्मल स्कीम ली है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ स्पेशल इनकम है, 1 करोड़ तक 50 लाख तक नील, 50 लाख से 1 करोड़ 10, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15, और अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, तो 15 ही लगेगा। और अगर इनकम 5 करोड़ से भी ऊपर है तो भी 15 लगेगा, क्योंकि 15 से ऊपर तो लग ही नहीं सकता इन 4 केस में। बड़ा क्वेश्चन ही आ रहा है कि अगर मान लो मिक्स इनकम है, अगर मान लो मिक्स इनकम है, तो मिक्स इनकम वाले केस में क्या होगा? 50 लाख तक नील। अगर मान लो कंबाइन इनकम 50 लाख है, 50 लाख तक नील। अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, तो 10% सरचार्ज जो नॉर्मल लगता है। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक है, तो 15% सरचार्ज जो नॉर्मल लगता है। बट मुसीबत तब आती है, प्रॉब्लम तब आती है अगर मेरी कंबाइन इनकम 2 करोड़ से भी ज्यादा है। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर तुम्हारी कंबाइन इनकम 2 करोड़ से भी ऊपर है, तो जो तुम्हारी स्पेशल इनकम है, उस स्पेशल इनकम के टैक्स का जो सरचार्ज लगेगा वो 15% ही लगेगा, उसके ऊपर तो लग ही नहीं सकता। मतलब अगर तुम्हारी कंबाइन इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो 25 लगना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने कहा नहीं, जो तुम्हारी स्पेशल इनकम है उसके टैक्स का हाईएस्ट 15% सरचार्ज लगा दो। चलो स्पेशल इनकम के टैक्स का लगा दिया। अब तुम्हारी क्या बची? अब तुम्हारी बची अदर इनकम, स्पेशल को छोड़ के। अब जो तुम्हारी अदर इनकम बची, अगर वो तुम्हारी अदर इनकम 2 करोड़ रुपए तक है तो उस पर भी लगा दो 15%। पर अगर तुम्हारी अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, तो लगा दो 25। और अगर तुम्हारी अदर इनकम 5 करोड़ से ऊपर है और आपने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो 25 ही लगेगा। अगर नॉर्मल स्कीम ली है तो वहां पे 37% सरचार्ज लगेगा। इस तरह से कैलकुलेशन होगी जी। अब ये सारी बात हमने रेगुलर बैच में बहुत अच्छे तरीके से हमने क्लास में की है। सर एक बार आप थोड़ा सा हमें और अच्छे से बताओगे? तो ये एग्जाम्पल है, ये आज का मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। ये सारे एग्जाम्पल अगर आप शिद्दत से कर लोगे, टोटल 11 एग्जाम्पल हैं, इन 11 एग्जाम्पल को अगर आप दिल से कर लोगे, ये सारे पॉइंट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। और अगर किसी एग्जाम्पल में आपको डाउट आता है, आप इसी वीडियो के, मैं दोबारा बोलूंगा, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बस ये लिख देना एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 10 या एग्जाम्पल नंबर 11। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में ये एग्जाम्पल तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर कल वाली क्लास में हमारा ये छोटे मोटे पॉइंट, पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट क्या है, कंपनी के टैक्स रेट क्या है, इसको हम कल डिस्कस करके फाइनली कल हम चैप्टर 1 पैक करेंगे। और चैप्टर 1 के जो हम कल क्वेश्चन करेंगे, जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दी है उसमें से भी मैं कल तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि तुम्हें क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। क्या बात समझ में आ रही है? और ध्यान रखना, आने वाली 7 मार्च को मैं जीएसटी की क्रक्स बुक लॉन्च करने जा रहा हूं और तुम्हें बहुत मजा आएगा। मैंने कोशिश की है
25 पेज के अंदर पूरा का पूरा जीएसटी खत्म करने की। और बिलीव मी, मैं उम्मीद करता हूं उसे बहुत प्यार देंगे, बहुत मेहनत से वो बुक बनी है, बहुत डेडिकेशन से वो बुक बनी है। तो 25 पेज के अंदर मैंने पूरा जीएसटी कंसाइज करने की कोशिश की है। और सेम मैं इनकम टैक्स की भी क्रक्स बुक तैयार कर रहा हूं। उसकी लॉन्चिंग जो मैं करूंगा, जीएसटी की क्रक्स बुक की लॉन्चिंग करूंगा, वो मैं 7 मार्च को करूंगा। तो 7 मार्च को मैं बुक आपको दिखाऊंगा कि वो बुक कैसी है, किस तरह से आपको उसको पढ़ना है और किस तरह से वो बुक आपको मिलेगी, फ्री होगी, पैसे होंगे। तुम उसकी टेंशन मत लेना, गाबा सर इधर हैं, आपकी जेब पे बर्डन पड़ने नहीं देंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? चलो तो बाकी मुलाकात करेंगे जी। हाँ, कलरफुल है भाई, बिल्कुल कलरफुल बुक है जी, बिल्कुल कलरफुल बुक है, टेंशन मत लो जी, ठीक है। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे हम कल वाली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और सारे बच्चे इसको लाइक करके जाया करो। और तुम्हारे कमेंट बहुत कम आते हैं, जो बहुत गंदी बात है, बहुत बुरी बात है। आपको मैंने पहले भी कहा था, आपका 1 मिनट लगता है कमेंट करने में। वैसे तुम बेबी को मैसेज लिख देते हो कि बेबी क्या हाल है, तो इधर बाबू भी है, तो बाबू के लिए भी कुछ लिख के जाया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।